हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 7 नवंबर 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जब भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें तो उसके अंदर फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, वहीं पर आपको डेली के पीडीएफ मिलते हैं। पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अबुआ आवास योजना लॉन्च करी गई है। तो इसका सही आंसर है, ये है झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार, जिन्होंने अबुआ आवास योजना लॉन्च करी है। गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा वहां पर घर बनाकर दिए जाने का प्रावधान है इस योजना के अंतर्गत। जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है, उसी तरीके से झारखंड के अंदर झारखंड सरकार इस तरीके की योजना से गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको घर देने का प्रोत्साहन करेगी। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत इसको कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि इस योजना को अगले 5 वर्षों तक के लिए और बढ़ा दिया जाए। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, इसकी शुरुआत साल 2020 में मार्च के महीने में हुई थी। 2020 में मार्च के महीने में पहली बार कोविड की वजह से लॉकडाउन लगाया गया था और उस टाइम पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनको राशन कैसे मिलेगा या फिर जीवन यापन वो अपना कैसे कर पाएँगे। तो केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत फैसला लिया था कि हर महीने हर एक व्यक्ति को 5 किलो राशन दिया जाएगा, जिसमें गेहूँ और चावल और इसके अलावा बाकी 3 तरीके के और अनाज वो अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो ये जो स्कीम है, इसको 2023 में अभी नवंबर के महीने तक लॉन्च किया गया था। तो अब ये नवंबर के बाद दिसंबर में खत्म हो रही है योजना। तो इसी को देखते हुए अगले 5 वर्षों तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है और इसके लिए केंद्र सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कितनी? 2 लाख करोड़ रुपए। मतलब आप ये बोल सकते हो 2 लाख करोड़ रुपए की धनराशि से अगले 5 वर्षों तक ये जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है, इसकी पूरी सेवा दी जाएगी उन लोगों को जो कि इसके लिए एप्लीकेबल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम, ये स्कीम कौन से वर्ष में लॉन्च करी गई, तो ये कौन से वर्ष में, जैसे कि मेक इन इंडिया के बारे में पूछ सकता है, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पूछ सकता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च करी गई। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान में रख के ये सारी चीजें पढ़ लिया करिए कि कौन से वर्ष में लॉन्च करी गई है योजना। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है? तो इस बार ये अवार्ड दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और इसके अलावा अमूल ने भी एक अवार्ड जीता है। अमूल ने इस बार आइकॉनिक चेंज मेकर का अवार्ड जीता है। आइकॉनिक चेंज मेकर, ठीक है। और आरबीआई ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर का अवार्ड जीता है। और ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई है, इसके अंतर्गत एक गवर्नमेंट योजना है उसको भी सम्मानित किया गया है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसको फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन का अवार्ड दिया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना वही योजना है जिसके अंतर्गत नो फिल अकाउंट खुलवाए गए थे, मतलब जीरो बैलेंस अकाउंट पूरे भारत भर में लोगों के खुलवाए गए थे। और इसके अंतर्गत पहले फेज में 14 करोड़ लोगों के अकाउंट खुले थे। आपको पता है प्रधानमंत्री जन धन योजना पूरे दुनिया में इकलौती ऐसी योजना है, फाइनेंशियल स्कीम है, जिसके अंतर्गत एक बार में 14 करोड़ अकाउंट खुले हों। दुनिया में ऐसी कोई भी योजना नहीं है जो कि अभी तक इसकी बराबरी कर पाई हो। तो ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और इस टाइम पर प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत करीब 50 करोड़ लोगों के अकाउंट खुले हुए हैं। इनमें से ये कौन सी कंपनी है जो कि अरविंद फैशंस ब्यूटी रिटेल कंपनी का अधिग्रहण कर रही है? मतलब एक तरीके से डायरेक्टली बोलें तो अरविंद फैशन नाम की जो कंपनी है, इसको खरीद रही है कौन सी कंपनी? तो ये है रिलायंस रिटेल। और रिलायंस रिटेल की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ईशा अंबानी। और जाहिर सी बात है इसके चेयरपर्सन है मुकेश अंबानी। तो अभी ये जो अमाउंट है ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है, बट हाँ रिलायंस रिटेल जो है ये एक्वायर कर रहे हैं अरविंद फैशन को। इसके अलावा रिलायंस रिटेल जो है ये टीरा के साथ भी अपना व्यापार चला रहे हैं। टीरा अपने आप में एक ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी है। और रिलायंस रिटेल कंपनी की स्थापना कब करी गई थी? तो इसकी स्थापना साल 2006 में करी गई थी। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक नई शाखा का उद्घाटन कौन से देश में किया गया है?
तो ये है श्रीलंका। और श्रीलंका में कहाँ पर किया गया है? तो इसको बोलते हैं त्रिनो त्रिंकोमाली। क्या बोलते हैं? त्रिंकोमाली। तो श्रीलंका के अंदर त्रिंकोमाली शहर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई ब्रांच अपनी खोली है, जिसका उद्घाटन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने वहां जाकर किया। और इस टाइम पे श्रीलंका में जो सरकार चल रही है, यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने, और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रेनिल विक्रमसिंघे। अब ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच खोली गई है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि श्रीलंका और भारत के लोग जो आपस में व्यापार करते हैं, तो ऐसे व्यापारियों को सपोर्ट देने के लिए एसबीआई ने ब्रांच खोली है। व्यापारियों के लिए स्पेशल ऑफर स्कीमें भी लॉन्च करी जाएंगी, स्पेशल लोन ऑफर भी प्रोवाइड किए जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। एसबीआई आपको पता है बहुत पुराना बैंक है, भारत के सबसे पुराने बैंकों में से एक है। सबसे पहले सन 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना करी गई थी। उसके बाद इसी बैंक का नाम 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पड़ गया। और भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो अगर आप सोचते हैं कि 1955 में स्थापना हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो ये पूरे तरीके से सही नहीं है। 1955 में तो केवल इसका नाम बदला है। दरअसल इस बैंक की शुरुआत सन 1806 में ही हो गई थी, बैंक ऑफ बंगाल के रूप में। ये कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा अभी हाल ही में जो फाइलिंग अपील्स है जीएसटी के लिए, उसके लिए एक योजना लॉन्च करी गई है। तो देखिए, जिन्होंने अभी तक भी जीएसटी नहीं भरा हुआ है, तो उनके लिए भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत एक नई योजना की शुरुआत करी हुई है, जिसमें कि अभी पिछले सत्र में जो लोग दिए हुए टाइम ड्यूरेशन में जीएसटी नहीं जमा कर पाए थे, अब उनको एक एक्स्ट्रा लिमिट दी गई है 31 जनवरी 2024 तक की। तो आप जीएसटी जमा कर सकते हैं और इसमें कोई पेनल्टी तब तक नहीं लगेगी। जीएसटी का उल्लेख हमारे संविधान में आर्टिकल 279 ए में है। और जीएसटी के लिए हमारे संविधान में संशोधन कौन सा हुआ है? 101st अमेंडमेंट जीएसटी के बारे में बताता है। जीएसटी भारत में साल 2017 में लॉन्च हुआ था पहली बार। और जीएसटी में मेनली 5 स्लैब होती हैं। 0% स्लैब, फिर आती है 5%, फिर 12% आती है, फिर 18% आती है, और उसके बाद 28%, जिसको लग्जरी स्लैब के नाम से जाना जाता है। और 5% पहले कपड़े में लगता था, लेकिन कुछ टाइम पहले भारत सरकार ने कपड़े पर लगने वाला 5% जीएसटी जिसको बढ़ाकर 12% कर दिया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है उनमें कुछ में 12% लगता है, कुछ में 18% लगता है। और जैसे कि आपकी ऑफलाइन एजुकेशन हो गई, तो उस पर 12% जीएसटी लगता है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन, उस पर 18% लगता है, क्योंकि ज़्यादा फैसिलिटी आपको मिल रही है, तो ज़्यादा टैक्स भी लगता है उस पर। और 0% की स्लैब में कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? देखिए, ऐसे प्रोडक्ट जो कि खुले बिकते हैं मार्केट में। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप जाके अगर टोस्ट लेना चाहें, तो आप खुले हुए अगर टोस्ट लेते हैं या बिस्किट ले लें आप किसी ठेले से, तो आप 0% जीएसटी के स्लैब में आते हैं, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप जाके एक एक सुपरमार्केट से आप वही बिस्किट लें पैकेजिंग आइटम में, तो उसमें आपको टैक्स देना होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप जाके रोड के किनारे गोलगप्पे खा लेते हो, उसमें आपको कोई जीएसटी नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो खुले बिक रहे हैं। लेकिन अगर आप हल्दीराम से एक पैक्ड पूरा प्रोडक्ट मंगाते हो, तो उसपे आपको जीएसटी देना होता है। तभी आप देखते हो रोड के किनारे जो व्यक्ति स्टॉल लगा के खड़ा हुआ है, वो आपको 20 रुपए के जितने गोलगप्पे खिला देता है, उसके आधे भी आप हल्दीराम से या इस तरीके के किसी भी ब्रांड से आप मंगाएँगे, तो आपको कई ज़्यादा प्राइस पे करने पड़ते हैं उसके लिए। कारण क्या है? यही है कि जीएसटी लग जाता है। इनमें से ये कौन है जिन्होंने अभी चेस में ग्रैंड स्विस विमेन टाइटल अपने नाम कर लिया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये हैं आर वैशाली। और आर वैशाली ने मंगोलिया की एक खिलाड़ी को हराया है, जिनका नाम है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इनका नाम है बतखुयांग। क्या नाम है? बतखुयांग। पूरा नाम है बतखुयांग मुंगतुल। मुंगतुल, ठीक है? ये मंगोलिया की खिलाड़ी हैं जिनको आर वैशाली ने हराकर स्विस विमेन्स टाइटल ग्रैंड चेस का अपने नाम कर लिया है। और इसी में अगर बात करी जाए कि इस बार मेंस टाइटल किसने जीता है, तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने मेंस टाइटल जीता है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है विदित गुजराती। विदित गुजराती, ठीक है? और इन्होंने जिस खिलाड़ी को हराया है, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है अलेक्जेंडर प्रेदके, ठीक है? जिनको इन्होंने हराया है। तो दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। मेंस में विदित ने जीता है,
और विमेन्स कैटेगरी में वैशाली ने जीता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फैसला लिया है कि ये एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना करेंगे। मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि विमान बनाने का काम करेगी और विमान से जुड़े हुए इनके पार्ट्स भी बनाएगी। तो इसकी स्थापना कहाँ पर करी जाएगी? ये हब उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा में स्थापित करेगी। नोएडा में जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उसी के पास उत्तर प्रदेश सरकार ने 1000 एकड़ की जमीन आवंटित करी है इस प्रोजेक्ट के लिए। आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत विमानों के पार्ट्स भी बनेंगे और पूरे तरीके से विमानों को भी मैन्युफैक्चर यहाँ पर किया जाएगा। तो नोएडा अपने आप में उभरता हुआ बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। कोंकण रेलवे के अगले चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होंगे? तो कोंकण रेलवे में नए सीएमडी अपॉइंट किए गए हैं संतोष कुमार झा। और जो आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, झा साहब 1992 बैच के अधिकारी हैं। ये इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज के अधिकारी हैं। तो अब ये संभालेंगे कोंकण रेलवे की कमांड। इससे पहले ये डायरेक्टर के रूप में भी यहाँ पर कार्यरत रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं। तो सीबीआई के नए जॉइंट डायरेक्टर हैं प्रवीण मधुकर पवार। ठीक है, ये कर्नाटक बैच के अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी। वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड जो कंपनी है, जाहिर सी बात है ये भारत सरकार की कंपनी है। तो इसके नए सीएमडी कौन बने हैं? तो इसके नए सीएमडी है जयप्रकाश द्विवेदी। और ध्यान रखिएगा, साल 2022 के लिए ये कौन सी भारत सरकार की कंपनी है या संस्थान है जिसको सबसे बेहतर खनन के लिए अवार्ड दिया गया है? तो वो है कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल को दिया गया सबसे बेहतर खनन के लिए बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड। बाकी अगर जयप्रकाश द्विवेदी की बात करें, तो इनको इस सेक्टर में 37 साल का एक्सपीरियंस है। इससे पहले इनको माइनिंग के क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए बेस्ट इंजीनियर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 33वां संस्करण मैरीटाइम सिक्योरिटी मीटिंग का, जिसका नाम है आईएमबीएल, ये जो संस्करण है, ये भारत और कौन से देश ने साथ मिलकर कंडक्ट किया है? तो इस बार आईएमबीएल का जो सिक्योरिटी मैरीटाइम मीटिंग है, इसका 33वां संस्करण भारत ने श्रीलंका के साथ मिलकर कंडक्ट किया है। ये कहाँ पर कंडक्ट किया गया? तो आपको मैप में दिखाता हूँ। देखिए, ये जो तमिलनाडु वाला रीजन पड़ता है ना, यहाँ पर ये वाला जो वाटर बॉडी है, इसको बोलते हैं पाल्क बे। क्या बोलते हैं? पाल्क बे। पाल्क की खाड़ी बोला जाता है। तो यहीं पर आईएनएस सुमित्रा है, ठीक है? आईएनएस सुमित्रा के ही ऊपर ये मीटिंग का आयोजन किया गया। इसका मेन उद्देश्य ये था कि देखिए, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये नीचे श्रीलंका है। तो श्रीलंकन नेवी और इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड एंड श्रीलंकन कोस्ट गार्ड दोनों एक साथ मिलकर इस पूरे रीजन में सिक्योरिटी का तो ख्याल रखें ही रखें, एक दूसरे की सीमा रेखाओं की भी हिफाजत का ख्याल रखें आपस के कॉरपोरेशन से। और अगर कोई आतंकवादी गतिविधि दिखती है तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें। और इतना ही नहीं, जो मछुआरे हैं यहाँ पर, जो फिशरमैन हैं, उनकी भी हिफाजत की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये इसका मेन उद्देश्य था। भारतीय नौसेना की स्थापना 1950 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके एडमिरल हैं नौसेना के आर हरि कुमार। और इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 4 दिसंबर को। अगले महीने मनाएंगे हम लोग। और आपको पता है इंडियन नेवी की टैगलाइन क्या है? इसको बोलते हैं शम नो वरुणा। क्या बोलते हैं? शम नो वरुणा। वरुण जो है ये पानी के देवता का नाम है। तो इसका जो मतलब है शम नो वरुणा का, इसका मतलब है मे द लॉर्ड ऑफ ओशियन फॉर्च्यूनस। मतलब समुद्र के देवता हम पर अपनी कृपा बनाकर रखें। श्रीलंका की कैपिटल जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और जापान की कैपिटल टोक्यो। ये कौन सा देश है जो कि एशियन आर्चरी चैंपियनशिप का 2025 में जो 24वां संस्करण होने जा रहा है उसको होस्ट करेगा? तो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी इस बार करने जा रहा है बांग्लादेश। और दो देश हैं जिन्होंने इसके लिए बिडिंग में हिस्सा लिया था कि ये दोनों देश होस्ट करना चाहते हैं। एक तो बांग्लादेश और दूसरा चीन। तो दोनों में से बांग्लादेश को बिडिंग में ज़्यादा वोट मिले हैं। टोटल 14 वोट पड़े, 14 में से 10 वोट बांग्लादेश के फेवर में पड़े। तो यहीं से फैसला ये लिया गया कि 2025 में जो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप होगी, इसकी मेजबानी बांग्लादेश करेगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? ये हैं शहाबुद्दीन चुप्पू। क्या नाम है? शहाबुद्दीन चुप्पू। और बांग्लादेश
की कैपिटल है ढाका। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमारे पड़ोसी देशों में बांग्लादेश वो देश है जो कि हमसे सबसे बड़ी सीमा रेखा शेयर करता है। भारत ने अभी हाल ही में विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी कप के अंदर कौन सी टीम को हराकर इसे जीत लिया है? तो भारत ने फाइनल में हराया जापान को और बुरी तरीके से रौंद दिया, 4-0 से हराया है जापान को। और ये जो 4 गोल किए हैं, एक तो किया है 17वें मिनट में संगीता कुमारी ने, उसके बाद 46वें मिनट पे दूसरा गोल हुआ, जो कि नेहा ने किया, और तीसरा 57वें मिनट में हुआ, तो ये किया लारिम सियामी ने। किसने? लारिम सियामी। और इसके बाद जो आखिरी गोल हुआ है वो 60वें मिनट में हुआ है और वो किया है वंदना कटारिया ने, ठीक है? वंदना कटारिया। तो इस बार ये जो खेल हुए हैं, ये भारत और जापान के बीच में इसका फाइनल हुआ है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो कि इस बार इन खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ है? और अगर बात करें इस बार के एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी कप की, तो क्या भारत पहली बार इसे जीता है? आंसर है नो, भारत इसे दूसरी बार जीता है। पहली बार हम इसे 2016 में जीते थे और जापान भी इसे 2 बार जीत चुका है इससे पहले। एक तो 2013 में जीता था और फिर 2021 में जापान ने इस टाइटल को जीता। जापान की कैपिटल है टोक्यो और यहाँ पे सरकार चल रही है योशिहिदे सुगा की। बाकी साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, चाइना की कैपिटल बीजिंग, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं 2023 के ये जो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, ये इस बार कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है भारत में? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 2024 के सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए जीएसजीके का नया फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, जो कि आने वाले 22 नवंबर से मैं शुरू कर रहा हूँ दिवाली के जस्ट बाद। तो आपके पास मौका है, इस नए बैच में एनरोल आप अपने आप को कर सकते हो और बैच की पहली क्लास से ही आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जो इस टाइम पे बैच चल रहा है, ये 20 तारीख को खत्म हो जाएगा। अगर आप इस बैच को अवेल करते हो, तो इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस 24/7 के लिए उपलब्ध मिलेंगी। इस बैच में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर सब कुछ कवर है। इसके अलावा एग्जाम इंजन पे आप बहुत कुछ मेरा स्टडी मटेरियल अवेल कर सकते हो। जैसे सिर्फ हिस्ट्री का आप लेना चाहें या पॉलिटी का, सिर्फ साइंस का बैच, या दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो लगा हुआ है आगे, तो जीएस के कंप्यूटर, या फिर फुल बैच, ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वहाँ पर। स्टैटिक जीके का नया बैच बिल्कुल लॉन्च होने वाला है और सबसे बेहतर ऑफर के साथ। स्टैटिक जीके की आप लोग डिमांड कर रहे थे बहुत पहले से, अगले 2 दिन के अंदर ये बैच लॉन्च हो जाएगा। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।